बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिशारत राजा, मेरे साथ मौजूद हैं सईद बलोच साहब। सईद बलोच साहब, जी। शहर इक़्तिदार जो है दारुल हुकूमत पाकिस्तान का, वफाकी दारुल हुकूमत, फेडरल दारुल हुकूमत, वो इस वक्त शदीद अफवाहों की सरहद में है। यहाँ पर रोज़ाना शतरंज की बसात बिछाई जाती है, मोरे पिटे जाते हैं। अब की बार एक कौमी कॉन्फ्रेंस बनाने के हवाले से खबर इस वक्त ज़ेर गर्दिश है और कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से। और ये उस वक्त सारा कुछ हो रहा है जब आपको पता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद से जो मामलात, सियासी मामलात जो उनमें शिद्दत आई है और दानू अतराफ से बड़ी सख्त किस्म की गोलाबारी हुई है। और इस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी भी शिरकत कर रही है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की इत्तेहादी है वो भी शिरकत कर रही है। और कमर ज़मान कायरा साहब ने ये कहा कि बाकी लोगों को तो मैं मना लूँगा, और खान साहब को मनाने के हवाले से एक जिम्मेदारी दी गई है, इस पर बात करेंगे। और फिर जो कि इमरान खान साहब से मुलाकात, ज़ाहिर है सोहेल अफरीदी साहब जा रहे हैं, वो 6 नाम सामने आ गए हैं, जिनमें सोहेल अफरीदी साहब हैं, अरशद अयूब साहब हैं, रियाज खान साहब हैं, मिस्टर आसम खान साहब हैं, मिस्टर मिर्ज़ा अफरीदी साहब हैं और मिस्टर महमूद इजाज़ खान साहब हैं। क्या ये लोग खान साहब से मिल पाएंगे? और फिर इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है, बयानिया है, लोगों के दिलों में घर कर चुका है, वो उसके तोड़ के लिए कोई हुकूमत का मंसूबा, नए लोग लॉन्च किए जा रहे हैं, सामने लाए जा रहे हैं, ये सारा क्या है? बहुत शुक्रिया बिशारत राजा साहब। देखिए, आपको पता है कि पिछले दिनों तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से काफ़ी हद तक तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। उसकी वजह यह बताई गई PTI की जानिब से कि भाई हमें इश्तियाल दिलाने की कोशिश हो रही है। जानबूझ कर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बयानात देते हैं, जिसका मकसद PTI को इश्तियाल दिलाना, इनको एहतजाज पर मजबूर करना, और जब ये एहतजाज करें तो फिर इनके खिलाफ रियासती ताकत का अंधा इस्तेमाल करना शामिल है। यानी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक और सानिया 26 नवंबर करने के लिए मुकम्मल तैयार थे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये खबर मिल गई और उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, सियासी बलोगत का मुजाहरा किया। कोई ऐसे भागते भागते उन्होंने कोई ऐसी सियासी चाल नहीं चली जिसकी वजह से उनका, जमात का या उनके रहनुमाओं का, उनके कारकुनों का या पाकिस्तान का कोई नुकसान होता। यानी चवल नहीं मारी, सियासी खाचरी मारी उन्होंने। लेकिन ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है यकीनी तौर पे। लेकिन मेरी जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो ये कहती है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट पहले ही फैसले कर चुकी है। मिसाल के तौर पे हर सारे फैसले हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने करने हैं। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट अब दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। पहले तो ये होता था कि सियासी जमातों का कुछ ना कुछ पर्दा था, लेकिन जो DG ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब जो उनके अपने बहुत सारे हरकारे हैं, जो उनके अपने मुख्तलिफ धमकियां पहुंचाने वाले नई एंकर हैं, अब वो भी ये कहने पर मजबूर हो चुके हैं कि इमरान खान ने एक शॉट चली और उस एक शॉट चलने के बाद इस्टेब्लिशमेंट खुलकर इमरान खान के सामने आ खड़ी हुई। और कौम के अंदर अगर कोई कहीं किसी जगह कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश थी कि पता नहीं ये कौन करवा रहा है, ये वो, अब वो सारी पर्दा जो है वो हट चुका मतलब ये कि 2 फ्रीक है इस वक्त, बाकी कोई नहीं है। जी, 2 फ्रीक हैं, 2 पार्टियां हैं, एक PTI और दूसरी अब हमारी फौज है। और वो खुलकर सामने आ चुके हैं। उसमें कोई अब लगी लिपटी पीछे नहीं रह गई। अब आप उसको जो मर्जी त्रोपे लगाने की कोशिश करें, तंबू फट चुका है। और ये तंबू है, रुमाल भी नहीं है कि आप उसको त्रोपे लगा लें, तो तंबू को त्रोपे भी नहीं लगते। तो ये तो तंबू अब आपको तब्दील करना पड़ता है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट पहले फैसले कर चुकी है। आज भी आप देखें कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी हैं जनाब कमर दिलशाद साहब, उन्होंने आज एक कॉलम लिखा, और उस कॉलम में, और कमर दिलशाद साहब मेरी नॉलेज के मुताबिक शायद इस वक्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के एडवाइज़र हैं। अच्छा। और ये गालबन पिछले साल या उससे पिछले साल इनको एडवाइज़र इनको बनाया गया था, और साबिक सेक्रेटरी हैं, और इस वक्त ये इस्टेब्लिशमेंट का ही बयानिया लेकर चल रहे हैं। और उनकी जानिब से 3 वजूहात बताई गई हैं PTI पर पाबंदी की। राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि पाबंदी हम लगा रहे हैं। इसके अलावा जो हुकूमत के दीगर वज़रा हैं वो पाबंदी की बातें कर रहे हैं। फैसल वाबडा साहब पाबंदी की बातें कर चुके हैं। बल्कि फैसल वाबडा साहब की जानिब से तो शायद गुज़श्ता रोज़ ये भी खबर दी गई थी कि पाबंदी लगाने का प्रोसेस बाकायदा शुरू हो चुका है। और गुज़श्ता रोज़ आपको ये भी पता है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक करारदाद मंजूर की गई, और पंजाब असम्बली में मंजूर होने वाली करारदाद में PTI पर पाबंदी की सिफारिश की गई है। अब होगा क्या
कि जो आगे चीज़ें बनती नज़र आ रही हैं वो ये हैं कि फिर आगे हम आते हैं कि इस सारे प्रोसेस में जो आपकी नेगोशिएशन, ये जो कौमी कॉन्फ्रेंस करवाने का एक अमल शुरू किया गया, ये बेसुध क्यों जाने वाला है? हाँ अगरचे ये बहुत अच्छी काविश है, बहुत अच्छी काविश है। महमूद चकजई साहब को इमरान खान साहब ने मैंडेट दिया है और वो उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि पंजाब हुकूमत ने करारदाद मंजूर की। अब मेरे ख्याल में ये मामला जाएगा पंजाब हुकूमत की काबीना के पास, वहाँ से मंजूरी होगी, सिफारिश वफाकी हुकूमत को भेजी जाएगी, यहाँ वफाकी हुकूमत उसका जायज़ा लेके उसकी मंजूरी देगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगेगी और उसके बाद वजारत दाखिला नोटिफिकेशन जारी करेगी और एक रेफरेंस आईनी अदालत को भेजा जाएगा और आईनी अदालत उस रेफरेंस पर समाअत करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की तौसीक करेगी। अब उसमें रेफरेंस में आप देखें कि जो रेफरेंस जो आईनी अदालत को भेजा जाएगा, उसमें आईनी अदालत में कौन से जज आगे बैठे हुए हैं? हाजी अमीन साहब हैं, आमिर फारूक साहब हैं, मोहम्मद अली मजहर साहब, हसन अजहर रिजवी साहब हैं, के आगा साहब हैं। ये सारे कौन हैं? ये सारे वो हैं जी, ये सारे वो हैं जो 26वीं और 27वीं तरमीम से मुस्तफीद होने वाले हैं। के आगा साहब सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच के सरबराह थे। रोजी खान बरीच साहब हैं, या जस्टिस जैसे आपने कहा अली बाकर नजफी, उन्होंने किसके खिलाफ फैसला दिया? मखसूस नशिस्तों के खिलाफ फैसला दिया, पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया। हसन अजहर रिजवी साहब ने मखसूस नशिस्तों में पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया। हाजी अमीन साहब ने मखसूस नशिस्तों में पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया। तो ये वो जज हैं जो ऑलरेडी अपना एक बैकग्राउंड रखते हैं कि ये एंटी पीटीआई जज हैं और ये हुकूमती जज बन चुके हैं। अब ये आईनी ओहदेदार भी शायद नहीं रहे, क्योंकि जो 26वीं और 27वीं तरमीम के तहत हुकूमत और वज़ीर आज़म की जानिब से लगाए गए हों, अब उनके से आप इंसाफ की क्या उम्मीद करेंगे? तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पर पाबंदी के हवाले से कभी इम्कान ये है कि ये जो एक रेफरेंस है, ये डिक्लेरेशन है, जो डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देगी, वो मुमकिन तौर पर पीटीआई पर पाबंदी के हक में होगा। ये एक लीगल प्रोसीजर है जो इस वक्त फॉलो किया जाएगा एक सियासी जमात पर पाबंदी के हवाले से। और 3 वजूहात बताई हैं जनाब कमर दिलशाद साहब ने, और वो 3 वजूहात ये हैं। एक तो 9 मई 2023 के वाक़यात, दूसरा इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो 2022 में फ़ॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग वाला केस आया था, वो उसको बुनियाद बनाया जाएगा कि ये भारतीय और पत्नी किस किस की फंडिंग पर चलने वाली जमात है। हालांकि वो सारे हक़ाइक़ उसी वक्त सामने आ गए थे कि एक शहरी पाकिस्तानी है, उसने एक भारतीय खातून जो भारतीय नजाद अमरीकी शहरी है, उसके साथ शादी की है, नादरा के रिकॉर्ड में उसको जाहिर किया हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बददियानत है जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब, उन्होंने जब केस की समाअत की तो उन्होंने कहा कि ये खातून चूँकि भारतीय ओरिजिन रखती है इसलिए ये भारतीय फंडिंग है। दोनों मियाँ बीवी का मुश्तरका अकाउंट था। $27,000 उन्होंने भेजे थे, 13,500 उन्होंने पाकिस्तानी शहरी के खाते में डाल के लीगल कर दी और $13,500 जो भारतीय नजाद अमरीकी खातून के उसके हिस्से के थे मुश्तरका अकाउंट की सूरत में, वो उन्होंने ममनू फंडिंग में डाल के उसको भारतीय फंडिंग बना दिया। ये असल हकायक हैं इस केस के। लेकिन अब चूँकि आइन और कानून नहीं है और किसी की अथॉरिटी, किसी का हुक्म, किसी का मिजाज पाकिस्तान में आइन और कानून बन चुका है, तो इसलिए जो हुक्म आएगा उसके ऊपर अमल दरामद। असल में सईद बलोच साहब, मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा आगे बढ़ने से कबल। जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाएगी, इमरान खान साहब को गद्दार करार देने के हवाले से ये सारा सिलसिला होगा। अब तो मैं थोड़ा सा पीछे मैं जाता हूँ कि ये हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब है। ये हुसैन शहीद सोहरावर्दी साहब वो लीडर्स थे पाकिस्तान के जो जब पाकिस्तान बन रहा था तो उनका तूती बोल रहा था। ये लियाकत अली खान उनके सामने पानी भी नहीं ढोते थे यार, ये तो किसी खाते में नहीं थे। और 1946 में 46 में हुसैन शहीद सोहरावर्दी की क़यादत में जब बांग्लादेश के अंदर, बंगाल के अंदर पाकिस्तान ने 140 निश्चितता हासिल की थी। मुस्लिम लीग, उस वक्त की मुस्लिम लीग ने 146 में से 140 निश्चितता हासिल की थी। और पूरे बरसगीर में सबसे जो एक वजारत वो वज़ीर आला बने थे उस वक्त बंगाल के, वो हुसैन शहीद सोहरावर्दी थे। और कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर उन्होंने सारा किया था, उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाता है। अच्छा, जिस तरह आपने पाबंदी की बात की, पहले मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि जिस तरह आप ये कहते हैं ना कि तुम इमरान खान के बारे में तुम कौन हो, सवाल उठाते हैं, तुम्हें जानता कौन है। तो हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने कहा जी कि वज़ीर आज़म बनाने, तो उस वक्त के जो वज़ीर दफा थे जनरल अयूब खान, और जो उस वक्त के गवर्नर थे मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, उन्होंने हुसैन शहीद सोहरावर्दी को ये कहा कि आप जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो हमारी लाशों पर से गुजर कर वज़ीर आज़म बनेंगे। लेकिन ठीक 1 साल के बाद सिकंदर मिर्जा जिंदा लाश की तरह उनसे हल्फ ले रहा था। देखें ये आगे जी आगे मुझे बात कंप्लीट करने दें।
70 की दहाई में नैब पर पाबंदी लगाई गई, नेशनल अवामी पार्टी पर, क्या वो खत्म हो गई? ANP बन के आज भी मौजूद है। आज भी मौजूद है, हुकूमत भी कर रही है वहां पर, उसने हुकूमत भी की। फिर अताउल्लाह मैंगल की जमात, महमूद चकजई साहब की जमात, उनके वालिद साहब अब्दुल समाद चकजई साहब की वालिद की जमात, पाबंदियां तो सारे लगाते रहे। 8 फरवरी 2024 को क्या था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास? कोई इंतखाबी निशान था? कद्दू, भिंडी, हांडी, डोई, सारा कुछ था, मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी गई थी ना जमात। जी जी। लेकिन लोगों ने, आप भी कवर कर रहे थे, मैं भी कवर कर रहा था, मेरा वोट था 46 में, 47 में, NA 47 जो इस्लामाबाद का शुएब शाहीन साहब का हल्का है, जी जी। वहां पर इनको इंतखाबी निशान फख्ता मिला हुआ था। और यहाँ पर एक बड़ी चालाकी की थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने, कोई एक प्रॉक्सी खड़ी करके फख्ता से मिलता जुलता निशान जो है उसको दे दिया गया, ठीक है। और शुएब शाहीन साहब का नाम बैलेट पेपर पर सबसे नीचे था। मैंने चूंकि वोट डाला था, मैंने किसे डाला ये तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वो मिलते जुलते इस तरह के, ताकि आम वोटर जो है वो कंफ्यूजन का शिकार हो और वोट न डाले। लेकिन लोगों ने क्या किया, फिर उन्होंने तो हिफज कर लिए थे सर। हिफज कर लिए थे ना, ढूंढ कर टप्पे लगाए थे ना। स्वात से लेकर आइमियार खान तक और लाहौर से लेकर ग्वादर, कराची के साइलों तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली थी। बिल्कुल तो इन्हें क्या हुआ था? अब ये पाबंदी लगाएंगे तो क्या करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एक अलग कहानी है। मैं उस हाँ। साइड पे भी आता हूँ। मेरे ये सारे बताने का मकसद ये था कि ये जो कॉन्फ्रेंस शुरू कर रहे हैं ना महमूद चकजई जी साहब, जी, ये मेरे ख्याल में इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। उसकी वजह यह है कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट पहले ही फैसले नहीं मैं कर चुकी है। नहीं, शफी जान साहब ने गुज़श्ता रोज नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में ये बात की। नदीम मलिक साहब से उन्होंने पूछा, नदीम मलिक ने उनसे पूछा कि बताएं जी कि क्या कोई कम्युनिकेशन किसी तरीके की? शफी जान साहब ने कहा जी कम्युनिकेशन तो हो रही है सोहेल अफरीदी के साथ। नदीम मलिक साहब ने ये भी पूछा कि कहीं, अच्छा शफी जान साहब कहते हैं कि जी हम मुकालमे से कभी इनकार नहीं करते, हम मुकालमे के लिए तैयार हैं, हमें ये पता है कि रास्ता जब भी निकलेगा वो मुकालमे के थ्रू निकलेगा। बिल्कुल निकलेगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जब वजीर आला बने ना सोहेल अफरीदी साहब, तो इनकी कोर कमांडर पेशावर के साथ कोई 2-3 मुलाकातें हुई, इसमें से इन्होंने किसी एक की भी खबर जारी नहीं की, जबकि दूसरी जानिब से एक खबर जारी करवाई गई कि यार ये तो खबर जारी नहीं कर रहा है, आप लीक कर दें। वो खबर लीक की गई और बताया गया कि सोहेल अफरीदी से कोर कमांडर पेशावर की मुलाकात हुई और वो वजीर आला से मिलने उनके वजीर आला हाउस आए और वहां पर ये मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुबारक। अब देखिए ना, संजीदा लोग इसमें बैठेंगे ना, जो कॉमिक कॉन्फ्रेंस हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मामला आगे कैसे जा रहा है। पिछले दिनों ना PTI के चेयरमैन गौहर खान साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात की पूरी कोशिश की लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो सके। अब इमरान खान ने महमूद चकजई को ये मैंडेट दिया है, ये हक इख्तियार दिया है। महमूद चकजई अब PTI के बिहाफ पे मुज़ाकरात करेंगे। महमूद चकजई साहब काफ़ी दिनों से कोशिश कर भी रहे थे, लेकिन ये जो हालिया हालात वाक़यात बने हैं, मेरे ख्याल में इसमें किसी किस्म की कोई पेशरफ्त होती दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जैसा मैंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट कुछ चीज़ों के ऊपर फैसला कर चुकी है। वो फैसला करने के हवाले से पेशकश भी अमल दरामद भी हो रहा है। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। मेरी बात सुने। 2 दिन पहले सुहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा। सुहेल वड़ाई साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट PTI पर पाबंदी लगाने के लिए इल्ज़ाम क्या लगाया जाएगा कि ये एंटी स्टेट हैं, फौज तोड़ने की साजिश में मुलव्वस हैं। बकौल सुहेल वड़ाई साहब के सारे शवाहिद इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून को बताया गया, मुस्लिम लीग नून इस मामले पर ऑन बोर्ड आ चुकी है और वो दोनों हाथ मिला चुके हैं। ये उनके कालम का सियासत का खात्मा, वो खात्मा उसका वो आखिरी पैराग्राफ जाकर पढ़ें और उसमें जी, और उसमें वो ये बात करते हैं कि ये फैसला हो चुका है। और पिछले एक हफ्ते से जो माइनस इमरान खान और माइनस PTI बातें चल रही हैं वो बिला वजह नहीं चल रही, उसके पीछे एक पूरा पस मंजर है। लेकिन जो बात कर रहे हैं महमूद चकजई साहब, ये बहुत अच्छी काविश, बहुत अच्छी पुरखुलूस कोशिश है कि ये मुज़ाकरात हों। सियासी जमातों में मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं होंगे तो नून लीग। और ये चीज़ जहन में रखें बशारत राजा साहब कि जो रास्ता ये इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खोल रहे हैं, वो रास्ता इमरान खान तो उसमें से गुजर जाएगा। इमरान खान की हालत इस वक्त गुजर चुका है यार। उसके बयानिए क्या इस वक्त कुदरत की जानिब से एक ऐसा उसकी कैफियत बना दी गई है कि इमरान खान अगर अलिफ बे पे के नाम से एक सियासी जमात बना देना, अलिफ बे पे
पार्टी के नाम से, ठीक है, और उस सियासी जमात को रजिस्टर करवा दे इलेक्शन कमीशन में और उस अलिफ बे पे के नाम से अपने उम्मीदवार खड़े कर दे आम इंतखाबात में, लैंडस्लाइड क्लीन स्वीप विक्ट्री होगी, 90% वोट लेंगे ये। यार मजहर अब्बास साहब ने भी ये कॉलम लिखा है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं ना कि ये हो गया, मजहर अब्बास साहब ने कॉलम लिखा है, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब को कोई माइनस नहीं कर सकता, नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ तारीखी पर्सपेक्टिव में कॉलम लिखा है। उन्होंने कहा कि जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया था तो वो वक्त था कि अगर इमरान खान को इक़्तिदार से ना निकालते तो इमरान खान माइनस हो जाता। सर उस वक्त तो ये, बाद में तो ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब खुद भी अफसोस करते हैं ना। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हमारी गलती थी कि हमने जब रिजीम चेंज की थी, तो लेकिन अब इमरान खान माइनस नहीं होता, अब नहीं हो सकता जी। और देखें कि उस वक्त और माइनस करने का तरीका क्या है, आइन और जिस तरह आपने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला कर लिया है, मैं आपको रोकूंगा एस्टेब्लिशमेंट की कुछ तारीखी चीजें आपके सामने रखूंगा। आप जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, प्लेटलेट्स गिरे जनाब, वो मंसूर अलाज साहब के, जाली मंसूर अलाज साहब के, नवाज शरीफ साहब, तो आपको याद होगा कि बाबर इफ्तिखार साहब, मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब उस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल ISPR के वो तर्जमान होते थे, उन्होंने अरशद शरीफ शहीद को एक पेपर दिया जी, इसी तरह जी ये डील हो गई है, नवाज शरीफ साहब बाहर जा रहे हैं, फलां हो रहा है, ढमकां हो रहा है, तो पेपर रात को ARY पर दिया गया। तो उन्होंने कहा तो हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई वहां पर, ये तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो 2 दिन के बाद नवाज शरीफ साहब बाहर जी जी। इसी तरह वो मोहम्मद जुबैर साहब ने बताया ना कि हमारी 8 घंटे की मुलाकात हुई, मैं बाहर आया तो बाद में पता चला जी कि DG ISPR प्रेस वो ARY न्यूज पर बीपर दे रहे हैं और कह रहे हैं जी कि हमारे पास आए थे मोहम्मद जुबैर साहब, लेकिन हमने उन्हें कहा कि आप पार्लियामेंट जाएं, और 8 घंटे की मुलाकात करके वो आ रहे थे जी। तो इसलिए पसे पर्दा चीजें चलती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गौहर खान साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि हम मुज़ाकरात करने की कोशिश करते रहे। मुझे ये बताएं, अगर गौहर खान साहब जैसा बंदा पसे पर्दा मुज़ाकरात कर रहा था और वो कामयाब नहीं हुए, तो महमूद अचकज़ई मेरी राय में आपके गौहर खान से थोड़े सख्त रवैया रखने वाले हैं, असूल पसंद आदमी है, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये ब्रेक थ्रू होना ये बहुत बड़ी कामयाबी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीपल्स पार्टी का होना ये भी एक अच्छी काविश है, अच्छी कोशिश है। और दूसरी जानिब ये कहना जी कि हम अपनी तरफ से, मैं अपनी साइड को इत्माद में लेता हूँ, आप इमरान खान साहब को इत्माद में लें और उनसे कि जो फैसला होगा उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन मामलात आकर फंसेंगे कहाँ पर। जब ये पिछले साल नवंबर में एहतजाजी मार्च शुरू कर रही थी ना PTI खैबर पख्तूनख्वा से, उससे 2 दिन 24 तारीख को वो शुरू होना था, 22 तारीख को अंसार अब्बासी साहब ने खबर छापी थी और उन्होंने कहा था कि हुकूमत और PTI की दरमियान आला सतही मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं और अगर इसमें कोई ब्रेक थ्रू हो गया तो फिर रावलपिंडी से हतमी मंजूरी ली जाएगी। मुझे ये बताएं कि जब मुस्लिम लीग नून मफाद में सब कुछ हो सकता है जनाब। देखिए वसीतर मफाद में आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी राय में, मेरी दानिशमंदी मेरी खबर है कि मुल्क के वसीतर मफाद में सब कुछ होगा। देखिए होना चाहिए, और अगर ना हो बशारत राजा साहब, तो मुल्क भी यही है, रहना भी यहीं पे है, पड़ोसी हमारा भारत है और अफगानिस्तान है, पड़ोसी तब्दील हो नहीं सकते। ये तो नहीं हो सकता कि आप यहाँ से उठाकर मुल्क जो है वो अफ्रीका की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मुल्क यही है, यही है, रहना यहीं पर है। ये डंकी और फलाना ये क्यों लॉन्च किए जा रहे हैं यार? देखिए इसमें आपको पता है 2022 में मुझे आपने याद दिला दिया, गालिबन जून 2022 की बात है, शहबाज शरीफ साहब गालिबन अजरबैजान के दौरे पर गए थे, वहां पर कोई कॉन्फ्रेंस भी किया, जी वो कॉन्फ्रेंस थी कोई, और उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गए। तो उस वक्त जब वो वहां पर थे ना, तो उस वक्त की जो हुकूमत थी, इन्होंने कोशिश, उस वक्त मरियम औरंगजेब साहिबा वजीर इत्तलात थी, इन्होंने कुछ यूट्यूबर्स को साथ मिलाया, ये टिकटॉकर्स को, और उनसे कुछ बयानात इन्होंने वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाए और वजीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अज़रबैजान से जो हासिल होने वाली बेपनाह कामयाबियाँ थी उसके ऊपर कुछ 27 किस्म के ये वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाए गए, वो जारी किए गए जी कि देखें ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं, इन्फ्लुएंसर्स, ये हुकूमत के साथ खड़े हैं। उस पर फौरी तौर पे इतना शदीद रद्द अमल आया कि उन टिकटॉकर्स की जो प्रोफाइल्स थी वो हिल के रह गई। लोगों ने धड़ाधड़ उनको अनफॉलो करना शुरू कर दिया, उनके खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना शुरू कर दिया, उनके व्यूज गिर गए। कासिम शाह को उसके साथ क्या हुआ? उसके बाद आप मिर्जा साहब को देखें, दुनिया उनको कितना मानती थी, लेकिन अब उनकी क्या हालत हो चुकी है। इसके अलावा पिछले दिनों मैंने वो गांधी साहब का एक प्रोग्राम सुना है, वो भी जबर और फस्तायत का साथ दे रहे हैं।
मुझे तो हैरानी ये ये होती है कि बैकफायर करेगा हर चीज, और ये भी करेगा। और ये देखें, जब 2022 में ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो मुझे बताएं 4 साल, लगभग 4-5 साल, पौने 4 साल के बाद क्या ये प्लान कामयाब हो जाएगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। जो मंसूबा उस वक्त नाकाम रहा, आज तो आवाम की नफरत में कई गुना इजाफा हो चुका है। आज तो आवाम इनकी शक्लें देखने तक के रवादार नहीं है। इमरान खान बाइकाट करे तो आपका 5.6% आपका टोटल टर्न आउट आ रहा है एक हल्के में। कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। 20, 25, 30% आता है कि चले जी ज़िमनी इलेक्शन है, कौमी इलेक्शन ये नहीं है, लेकिन इतना आ जाता। तो यहाँ तो 5-6% है, लेकर चले तो ये नाकाम होने जा रहा है। पिछले दिनों आपको पता है कि मुख्तलिफ ना इन्होंने ये बनाए हैं, चला यार वो तो सोशल मीडिया सेल बनाए ये हैं। जमूत टूटने भी जा रहा है ना। देखें ये बहुत अच्छी, मैंने जैसे शुरू में कहा, मेरी तो नेक तमन्नाएं हैं कि ये नवाज शरीफ साहब स्टैंड लें, बिलावल साहब स्टैंड लें, आसिफ जरदारी स्टैंड लें। बिलावल साहब ने तो कल से बड़े बयान दे रहे हैं कि जी कोई 28वीं आनी तरमीम नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, 2 हो चुकी हैं, गुंजाइश 2023 में ना, 2023 में बिलावल साहब ने ना बयानात दिए थे। उस वक्त बिलावल साहब का बयान था कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी को मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए। पीटीआई के हक में कुछ बयानात दिए थे बिलावल साहब ने, और एक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ आई थी बातें। और रावलपिंडी से इतना सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया था ना बशारत राजा साहब के, आसिफ जरदारी साहब को एक इंटरव्यू देना पड़ा। मेरे ख्याल में आसमा शिराजी साहिबा को शायद उन्होंने इंटरव्यू दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि बिलावल अभी बच्चा है। ठीक है, तो जब आपकी हालत ये हो, हामिद मीर साहब को दिया, हामिद मीर थे या आसमा शिराजी, बहरहाल किसी एक को दिया था, और उन्होंने कहा था कि बिलावल अभी बच्चा है। मतलब आसिफ जरदारी साहब ये कह रहे थे कि भाईजान बिलावल ने जो बयान दिया, आप क्यों टेंशन लेते हैं? अब मेरे साथ बात करें, बिलावल को छोड़ दें, वो वैसे भी 3P वाली पार्टी का, वो बिलावल साहब समझ चुके हैं जी। नहीं, उसके बाद पता चला ना कि बिलावल जो है वो 3P वाली पीपल्स पार्टी का चेयरमैन है, 4P वाली का तो आसिफ जरदारी है। तो आसिफ जरदारी टिकट जारी करेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। वो जो होते थे ना, छोटे होते थे तो हम वीडियो गेम खेलते थे ना, तो कोई छोटा भाई या कजन आके तंग करता था, तो वो एक वीडियो गेम का जो हैंडल होता था ना, वो एक उठा के उसे दे देते थे जो जिसकी तार भी नहीं लगी होती थी, और उसके कहते अच्छा ये ले, तू भी बैठ के खेल ले। वो ऐसे ही लगा रहता था अपने। तो बिलावल भी यही कर रहा है। असल पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी के पास है, बिलावल के पास है दूसरी स्टपनी वाली। वो खुश होता रहता है कि मैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी, इख्तियार उसके पास नहीं है। आपको अदराक हो चुका है, जरदारी साहब को भी अदराक हो चुका है। देखें, ये अदराक अगर हो जाए, सारे मामले में पीछे जो कुछ भी घमसान का रन पड़ा, पीपल्स पार्टी खामोश। मुझे बताएं, कल रात को इमरान खान की बहनों के साथ जो कुछ हुआ, क्या फरियाल तालपुर के साथ ये नहीं होगा? ये होगा। क्या मरियम नवाज के साथ नहीं होगा? ये होगा। इससे बुरे होंगे। ये सीख जाए तो वेल एंड गुड। मैं इससे पहले जैसे कहा कि कुदरत इमरान खान के साथ खड़ी है, और सियाने ये कहते हैं कि जिसके साथ रब खड़ा होना, उस बंदे के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो 10 जो मारेगा ना, वो नहीं मारेगा, उसके पीछे जो खड़ा है वो आपको मारेगा। तो इमरान खान के साथ आप पिछले 3.5 पौने 4 साल से उसको रगड़ रहे हैं। जो काम आप उसके खिलाफ करते हैं वो आपके गले पड़ जाता है, रिवर्स आपको पड़ता है। इमरान खान को रब ने इज्जत भी पहले से कहीं बढ़ के दे दी। नस्लों तक इमरान खान का बयानिया जा चुका है। बूढ़े जो थे, वो जो इमरान खान के हम उम्र है या उससे भी बूढ़े हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। जो उससे पिछली नस्ल थी वो उसके साथ खड़ी है, जो उससे पिछली नस्ल है वो भी उसके साथ खड़ी है, और उससे पिछली जो 3 नस्लें हैं वो भी उसके साथ है। और मजे की बात यह है कि जो अगली 5 नस्लें आनी है, जो आज 4-5 साल से लेके 10-12 साल 15 साल की उम्र के बच्चे हैं, 15 साल 18 साल की, वो भी सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपकी स्पेस कहां पे है? आप हैं इस वक्त सियासी बका के खतरे से 2-4। तो सियाने अक्ल ये कहती है कि जब आपको इस तरह आपके नापैद होने का इम्कान और खदशा पैदा हो चुका हो, तो वहां पर फिर आपको समझौता कहीं ना कहीं करना पड़ा। नून लीग तो वैसे भी पांडु की तरह नापैद हो गई है ना। और ये देखें कि बशारत राजा साहब की सियासी जमात का मकसद कभी भी हमेशा इक्तदार में रहना नहीं होता। जो सियासी जमात ये कहे कि हमने हमेशा इक्तदार में रहना, ये हमारी किस्मत है, जैसे कि नून लीग की एक खसलत उनके अंदर मौजूद है कि भाई हमें इक्तदार मिलना चाहिए, हम इस्टेब्लिशमेंट की सबसे ताबेदार औलाद है, तो हमारा हक बनता है कि हम हर बार हर इलेक्शन में कामयाब होकर आए और हमें क्लीन स्वीप मैंडेट दिया जाए और हम इक्तदार की कुर्सी पर बैठे रहें। ऐसा नहीं होता। कभी आपको
आपकी जो सियासत है वो अपोजिशन में रहकर आपकी इतनी जानदार सियासत, यार 2013 से लेकर 2018 तक इमरान खान की अपोजिशन का किरदार उठा के देखें, जावेद चौधरी जैसा बंदा इमरान खान की अपोजिशन के किरदार की तारीफ करने पर मजबूर हुआ कि अगर इमरान खान ना होता तो ये नून लीग की हुकूमत कभी भी आवाम को, ये जो कहते हैं ना कि नून लीग के दौर में 60 रुपए और 65 रुपए लीटर पेट्रोल था, वो इमरान खान की वजह से था, क्योंकि उस वक्त वो अवाम को साथ मिलाता, एहतजाज करता और ये उसको अवाम को ठंडा रखने के लिए, अवाम को रिलीफ देने पर मजबूर होते। तो आज अगर ये इस हालत में पहुंच चुके हैं तो सियासी जमातें हैं, आज आप लड़ेंगे, मरेंगे, एक दूसरे के गिरेबान पकड़ेंगे, एक दूसरे को मारे पीटे करेंगे, कल को आपने दोबारा फिर टेबल पे बैठे होंगे। लेकिन अगर आप एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में अपना गिरेबान दे देंगे तो वो आपको पटक पटक के दीवारों के साथ मारेंगे और उन्होंने किसी का लिहाज नहीं करना। शायद यही वजह है सईद बलोच साहब कि इन्हें अदराक हो चुका है और उसके लिए काफी शुरू हो चुकी है। तो नाज़रीन, ये थी लेटेस्ट अपडेट जो मैंने और सईद बलोच साहब ने आपके सामने रखी है। मुझे और सईद बलोच साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।